साल 1968। इंग्लैंड का शहर न्यूकैसल अपॉन टाइन। एक ऐसा शहर जहां के लोग फैक्ट्रियों और खदानों में पसीना बहाकर गुजारा करते थे, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। और इसी शहर में 11 साल की लड़की ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और पूरे ब्रिटेन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि बचपन, मासूमियत और बुराई का असली मतलब क्या होता है। कहानी शुरू होती है 25 मई 1968 से, मैरीबेल के 11वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले। न्यूकैसल के स्कॉट्सवुड इलाके में एक बंद पड़े मकान में 4 साल के बच्चे मार्टिन ब्राउन की लाश मिली। मौत की कोई साफ वजह नहीं थी। पुलिस ने सोचा शायद बच्चे ने कोई दवाई निगल ली होगी, एक्सीडेंट होगा, लेकिन कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। अगले ही दिन मैरी और उसकी दोस्त नॉर्मा बेल, जो उसकी रिश्तेदार नहीं थी, एक नर्सरी स्कूल में घुसी और वहां कुछ नोट्स छोड़ दी। एक बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, मैं इसलिए मारती हूं ताकि मैं वापस आ सकूं। पुलिस ने इसे बच्चों की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर 31 जुलाई 1968 को 3 साल के ब्रायन हाउ की लाश एक खाली जमीन पर मिली। गला घोटकर मारा गया था। इस बार शरीर पर निशान थे, कट के, खरोच के, जो साफ बता रहे थे कि यह हत्या थी। न्यूकैसल में एक कातिल था और किसी को शक नहीं था कि वो 11 साल की एक लड़की हो सकती है। जासूसों ने इलाके के बच्चों से पूछताछ शुरू की। ज्यादातर बच्चे डरे हुए थे, रो रहे थे, लेकिन मैरीबेल अलग थी। वो शांत थी, बोलने में चालाक, और लग रहा था जैसे उसे मजा आ रहा हो। उसने जासूसों को बताया कि उसने ब्रायन हाउ को उस दिन देखा था। उसने लाश के बारे में ऐसी बातें बताईं जो पुलिस ने अभी तक पब्लिक को नहीं बताई थी। उसने जासूसों को क्राइम सीन तक ले जाकर ठीक वो जगह दिखाई जहां लाश मिली थी। ट्रायल से पहले बनाई गई मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स में मैरी को साइकोपैथिक पर्सनालिटी वाला बताया गया। बेहद ज़हीन, चालाकी से दूसरों को फंसाने वाली, और कोई पछतावा नहीं। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो एक अलमारी में एक नोट मिला जिसमें किसी दूसरे बच्चे पर हत्या का इल्जाम लगाया गया था। लिखावट मैरी की थी, लेकिन उसने कहा, मैंने नहीं लिखा। 7 अगस्त 1968 को मैरीबेल और नॉर्मा बेल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1968 में न्यूकैसल असाइजेज में मुकदमा शुरू हुआ। पूरा ब्रिटेन हैरान था। एक 11 साल की लड़की, छोटी सी, गोरी, भूरी नीली आंखें, 2 मासूम बच्चों को अपने हाथों से गला घोंटकर मारने के इल्जाम में कटघरे में खड़ी थी। सरकारी वकीलों का कहना था कि मैरी ही मुख्य थी। नॉर्मा, जिसकी समझ कम थी, उसको मैरी ने अपने जाल में फंसाया था। मुकदमे के दौरान मैरी करकारों को डरा देने वाला लगा। वो गलत वक्त पर मुस्कुराती, नोट्स पास करती। ऐसे लगता था जैसे उसे इस सब में दिलचस्पी है, दुख नहीं। नॉर्मा बेल को बरी कर दिया गया। मैरी बेल को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। 12 आम नागरिकों के उस समूह ने माना कि मैरी में मानसिक असामान्यता थी। सजा सुनाते वक्त वो 12 साल की थी। जज ने उसे खतरनाक करार दिया और अनिश्चित काल के लिए एक सुरक्षित संस्था में रखने का आदेश दिया। जेल नहीं, क्योंकि वो बच्ची थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैरी बचपन से ऐसी ही थी या कोई और कारण था? मैरीबेल को समझना है तो पहले उसकी जिंदगी को समझना होगा। उसकी माँ बेटी बेल एक ऐसी औरत थी जो अक्सर घर से गायब रहती थी। बेटी ने मैरी को 17 साल की उम्र में जन्म दिया था। बाद में जब मैरी बड़ी हो गई, उसने खुद बताया कि बचपन से ही उस पर जिस्मानी और जिनसी अत्याचार होते थे, बेहद कम उम्र से। मैरी की जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे हुए जो असल में उसे मारने की कोशिश थे, जिन्हें उस वक्त एक्सीडेंट कहकर टाल दिया गया। मैरी ने बड़े होकर बताया कि उसकी मां ने उसे कई बार मारने की कोशिश की थी। ट्रायल से पहले और दौरान बनाई गई मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स में एक ऐसे बच्चे की तस्वीर उभरती है जिसके साथ इतना भयानक हुआ, इतनी कम उम्र में, कि उसका भावनात्मक विकास पूरी तरह तबाह हो गया था। और यहीं से यह केस एक दार्शनिक सवाल बन जाता है। क्या मैरीबेल एक राक्षस थी, या वो एक पीड़ित थी जो खुद एक जालिम बन गई? एक ऐसी बच्ची जिसे बड़ों ने इस कदर तोड़ा कि उसने अपना दर्द सबसे खतरनाक तरीके से निकाला। अपराध विज्ञानी और बाल मनोवैज्ञानिक दशकों से इस पर बहस करते आ रहे हैं। जो बच्चे उसने मारे वो असली थे, उनके परिवारों का दर्द असली था, और मैरी का दर्द भी असली था। सजा के बाद मैरीबेल ने अगले 12 साल विभिन्न सुरक्षित संस्थाओं में बिताए, पढ़ाई की, धीरे धीरे बदलती रही। 1980 में 23 की उम्र में उसे शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। उसे एक नई पहचान दी गई। उसने चुपचाप एक नई जिंदगी बनाई, एक बेटी हुई, नौकरी की, और मैरीबेल को पीछे छोड़ने की कोशिश की।
लेकिन ब्रिटेन उसे भूलने को तैयार नहीं था। 1998 में पत्रकार गिट्टा सेरेनी ने किताब छापी, क्राइज अनहर्ड, जो मैरी के साथ विस्तृत बातचीत पर आधारित थी। मैरी को इसके लिए पैसे मिले थे और ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल रही। क्या एक दोषी हत्यारिन को अपनी कहानी से पैसे कमाने का हक है? जनता ने कहा नहीं। संसद में बहस हुई। फिर 2003 में एक अदालत ने मैरी बेल को और बाद में उसकी बेटी को, जो अपनी मां की असली पहचान नहीं जानती थी, आजीवन गुमनामी का अधिकार दे दिया। अंग्रेजी कानूनी इतिहास में यह पहली बार हुआ था। मैरी बेल का केस कभी साफ जवाब नहीं देता। वो हमेशा सवाल पूछता रहता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब देने से हम कतराते हैं। क्या कोई बच्चा बुरा हो सकता है, या बुराई हमेशा उसी चीज से आती है जो पहले उस बच्चे के साथ की गई? किसी बच्चे को जेल में बंद करने का मकसद क्या है? सजा, समाज की सुरक्षा या सुधार? ब्रिटेन ने मैरी के मामले में सुधार को चुना और उस फैसले ने काम किया। 50 से ज्यादा सालों में उसने कोई अपराध नहीं किया। पीड़ितों के परिवारों को हम क्या दे सकते हैं? मार्टिन ब्राउन और ब्रायन हाउ के परिवार कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए। कुछ लोगों ने गुस्से से कहा, मैरी को नई जिंदगी मिली, नई पहचान मिली, आगे बढ़ने का हक मिला। उनके बच्चों को तो जिंदगी ही नहीं मिली। इन सवालों के साफ जवाब नहीं है। मैरी बेल का केस हमें एक असुविधाजनक सच्चाई से आमना सामना कराता है। बचपन मासूमियत की गारंटी नहीं होता, लेकिन वो हमेशा ये जरूर बताता है कि बड़ों ने क्या किया। माना जाता है कि मैरी बेल आज अपने 60 के दशक के आखिर में है। वो ब्रिटेन में कहीं एक संरक्षित पहचान के साथ रह रही है। मार्टिन ब्राउन और ब्रायन हाउ के परिवार नहीं भूले और उन्हें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमें भी वो 11 साल की लड़की नहीं भूलनी चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस कोर्टरूम में कदम रखने से पहले ही दुनिया उसके साथ क्या कर चुकी थी। मार्टिन ब्राउन, उम्र 4 साल, 1964 से 1968। ब्रायन हाउ, उम्र 3 साल, 1965 से 1968। उनकी जिंदगियां मायने रखती थीं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।